Hello guys, now we will start our next topic which is non-uniform circular motion. इसको ही non-UCM भी बोलते हैं. When a fan is switched on or off, the speeds of the particles of the fan go on increasing or decreasing for the some time. However, their directions are always tangential to their circular trajectories. मतलब कि जब भी आप फ़ैन को ऑन करते हो या तो फिर ऑफ़ करते हो, तब जो फ़ैन के जो ब्लेड्स रहते हैं उसका स्पीड कम या ज़्यादा होने लगता है, लेकिन वो जो स्पीड रहता है वो पीरियोडिक रहता है. मतलब आफ्टर सम स्पेसिफिक टाइमिंग वो स्पीड कम होता है या तो फिर ज़्यादा होता है. जैसे कि अगर आप फ़ैन को ऑन करते हो तो स्पीड धीरे धीरे करके बढ़ेगा, राइट. एंड जब अगर आप फ़ैन को ऑफ़ करते हो तो जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होगा. सडनली कोई भी फ़ैन स्टॉप नहीं होता है. ये क्यों होता है? तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर सर्कुलर ट्रैजेक्टरीज. मतलब यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स जो रहता है, जो कि उसके ब्लेड्स को अप्लाई होता है, जो एंगुलर वेलोसिटी रहती है वो यहाँ पर वर्क होती है. During this time, it is a non-uniform circular motion as the velocity is still tangential. The centripetal or radial acceleration, that is AR, is still there. जैसे कि हम लोगों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखा था, रेडियल एक्सेलरेशन जो कि डिनोट करते हैं AR बार से, या तो फिर वेक्टर AR बार भी हम लोग उसको प्रोनाउंस करते हैं, वो एक्ट होता है. यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन बोला जाता है जो कि टेंजेंशियल फोर्स में एप्लीकेबल रहता है. वो वहाँ पर हर जगह पे मौजूद रहता है, जैसे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी. नाउ नेक्स्ट, हाउएवर फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ AR बार इज़ नॉट कॉन्स्टेंट. गाइज, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था जहाँ पर जो AR बार था जो कि रेडियल एक्सेलरेशन था, उसका मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट रहता है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर में वो कांस्टेंट नहीं रहता है. देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ AR बार इज़ नॉट कांस्टेंट इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. The acceleration responsible for changing the magnitude of velocity is directed along or opposite to the velocity, hence always tangential and is called as tangential acceleration AT bar. यहाँ पर जो भी changing magnitude है velocity का, वो directed रहता है along और opposite to the velocity. मतलब acceleration का changing magnitude ये आपको वेलोसिटी के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में या तो फिर वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में मिल सकता है. हेंस ऑलवेज टेंजेंशियल एंड इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. इसलिए उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट इज AT बार भी बोला जाता है. As magnitude of tangential velocity V bar is changing during a non-uniform circular motion, the corresponding angular velocity omega bar is also changing at every instant. This is due to the angular acceleration alpha bar, that is d omega by dt. अभी यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है टेंजेंशियल वेलोसिटी का, दैट इज़ जो डिनोट किया हुआ है यहाँ पर V बार से, वो जो है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंज होता है. अब ये जो चेंजिंग मोशन रहता है वो मैग्नीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होता है, और वो जो मैग्नीट्यूड रहता है वो एट एवरी इंस्टेंट, मतलब सपोज वो 1:10 पे कुछ अलग होगा, 1:15 पे कुछ अलग होगा, या तो फिर एट एनी इंस्टेंट, मतलब सेकेंड्स वाइज भी वो चेंज हो सकता है. ऐसा हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि ये स्पेसिफिक टाइमिंग में इतना है या उतने टाइमिंग में उतना है. मतलब वो जैसे जैसे टाइमिंग बढ़ेगा वो इंक्रीज़ हो सकता है और जैसे जैसे टाइमिंग कम होगा वो डिक्रीज़ भी हो सकता है. यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जो है वो d ओमेगा बाय dt लिया हुआ है, मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. Now, though the motion is non-uniform, the particles are still in the same plane. Hence, the direction of the alpha bar is still along the axis of rotation
For increasing speed, it is along the direction of omega bar, while during the decreasing speed, it is opposite to that of the omega bar. अब यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए पार्टिकल्स आर स्टिल इन द सेम प्लेन, जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो एक ही प्लेन में वर्कआउट करेंगे, इसलिए यहाँ पर अल्फा बार जो है मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो स्टिल अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसलिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के स्टार्टिंग में या एक्सिस ऑफ रोटेशन के ही डायरेक्शन में आप लोगों को मिलेगा। जैसे कि फॉर इंक्रीजिंग स्पीड, अगर स्पीड इंक्रीज होता है तो एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा बार के ही साथ आप लोगों का एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा बार मिलेगा। और वाइल ड्यूरिंग द डिक्रीजिंग स्पीड मतलब जब आप स्पीड कम करोगे तब आप लोगों का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो एग्जैक्टली अपोजिट रहेगा, मतलब ओमेगा बार के एग्जैक्टली अपोजिट मिलेगा। गाइज यहाँ पर दो फिगर्स दी हुई है। फर्स्ट फिगर में आप लोगों को जो डायरेक्शन है मतलब जो आपका स्पीड है अगर इंक्रीज़ होता है तो आप लोगों की एक्सीलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में रहेंगे, जो कि आप लोगों को दिख रहा है दोनों भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, राइट। और अगर आप स्पीड कम करते हो तो आप लोगों की जो सेकंड फिगर है उस सेकंड फिगर में आप लोग देख सकते हो स्पीड कम होते ही आप लोगों का एंगुलर एक्सीलरेशन डाउनवर्ड पोजीशन में जा रहा है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड पोजीशन में है और एंगुलर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड पोजीशन में है। ये दो फिगर्स से आप लोगों को समझ सकता है एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी दोनों की भी डायरेक्शन आप लोगों को इन दोनों फिगर्स से समझ सकती है। If the angular acceleration alpha bar is constant and along the axis of rotation, all theta bar, omega bar and alpha bar will be directed along the axis. This makes it possible to use the scalar notations and write the kinematical equations of motion analogous to those for translational motion as given in the table 1 at the end of the topic. So guys, if the angular acceleration मतलब जो अल्फ़ा है वो अगर कांस्टेंट रहता है एंड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन के ही डायरेक्शन में रहता है तो डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा, ओमेगा मतलब वेलोसिटी एंड अल्फ़ा मतलब एक्सेलरेशन, ये तीनों भी एंगुलर पोजीशन के लिए मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तीनों भी डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस रहेंगे, मतलब एक्सिस के ही डायरेक्शन में आप लोगों को मिलेंगे। अभी इन सब के लिए आप लोगों को कुछ स्केलर नोटेशंस यूज़ करने पड़ेंगे जो कि काइनेमेटिकल इक्वेशंस में रहते हैं। इसके लिए ये एक एग्जांपल दिया हुआ है जो कि अभी हम लोग देखते हैं। सी फर्स्ट एग्जांपल, अ फैन इज रोटेटिंग एट 90 rpm that is revolution per minute. It is then switched off. It stops after 21 revolutions. Calculate the time taken by it to stop, assuming that the frictional torque is constant. So for the solution of this problem, the given data is n0, मतलब आप लोगों को फ्रीक्वेंसी दी हुई है जो कि n0 इक्वल्स टू 90 rpm मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट दी हुई है, फैन की फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो, दैट इज़ अभी ये जो rpm है रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसको आप लोगों को rps मतलब रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड्स में कन्वर्ट करना रहता है। इसके लिए आप लोग क्या करोगे तो 90 डिवाइडेड बाय 60 करोगे। 90 डिवाइडेड बाय 60 अगर आप करते हो तो आपको 1.5 rps मिलेगा, ओके। देन ओमेगा ज़ीरो दैट इज़ एंगुलर वेलोसिटी जो कि स्टार्टिंग की रहेगी, इसलिए उन्होंने ज़ीरो नोटेशन यूज़ किया हुआ है। ओमेगा ज़ीरो दिया हुआ है आपको बाय फार्मूला 2π n0। n0 की वैल्यू अभी हम लोगों ने जो निकाली है 1.5, वो वैल्यू आप लोग यहाँ पर पुटअप करोगे तो 2π मल्टीप्लाई बाय 1.5 ऐसे आपको मिलेगा 3π, और जो रेडियन पर सेकेंड है वो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है। सो यहाँ पर जो कि थीटा की वैल्यू दी हुई है आप लोगों को, वो थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फार्मूला 2π n रहती है। यहाँ पर कैपिटल N जो है वो रिवॉल्यूशंस जो कि फ़ैन के रिवॉल्यूशंस है, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी गिवन डेटा में है दिया हुआ, प्रॉब्लम में ही दिया हुआ है,
21 है, मतलब कैपिटल N इक्वल्स टू 21 रिवॉल्यूशंस। वो आप लोग यहाँ पर पुटअप करोगे तो 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 21 दैट इज़ 42 पाई रेडियन, ये आप लोगों को थीटा की वैल्यू मिलेगी। अभी यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 क्यों लिया हुआ है? तो जब फैन स्टार्ट होगा, मतलब जो इनिशियल पोजीशन रहेगी वो भी जीरो से ही स्टार्ट होती है, और जब फैन स्टॉप होता है तब भी रिवॉल्यूशन 0 ही रहते हैं। अभी यहाँ पर फैन स्टॉप हो गया है, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी? तो 0 आएगी। अब यूजिंग द इक्वेशंस एनालॉगस टू काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा माइनस ओमेगा 0 डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 थीटा। इसके कैलकुलेशंस किए हुए हैं, दैट इज़ ओमेगा की वैल्यू 0 माइनस 3 पाई अपॉन टी दैट इज इक्वल्स टू 0 माइनस 3 पाई ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 42 पाई। इन सब को जब आप कैलकुलेट करोगे तब आप लोगों को वैल्यू मिलेगी t इक्वल्स टू 28 सेकेंड्स। गाइज इसके लिए इसका कैलकुलेशन आप लोगों को देखना है, जो कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो कि मैंने सॉल्यूशन निकाला हुआ है। गिवन डेटा में आप लोगों को n0 की वैल्यू 90 rpm दी हुई है, जिसको rps में कन्वर्ट करने के लिए 90 डिवाइडेड बाय 60 किया मैंने, तो उसका आंसर आया 1.5 rps, जो कि 0 कैंसिल आउट हो जाने के बाद 9 डिवाइडेड बाय 6 अगर आप करते हो तो 1.5 rps आता है। rps यहाँ पर रिवॉल्यूशन पर सेकेंड से, ओके, जो कि यूनिट है फ्रीक्वेंसी का, जो कि आपको भूलना नहीं है। एग्ज़ाम में जब भी आप एग्ज़ाम सॉल्व करते हो या प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तब आपको ये यूनिट देना ही है। देन ओमेगा 0 इज इक्वल्स टू 2 पाई n0 दैट इज़ 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1.5, जो कि n0 की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली वो पुटअप की है। 2 इंटू 1.5 दैट इज़ 3 एंड पाई, जो कि आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन में है। पाई की वैल्यू यहाँ पर पुटअप नहीं करना है, पाई को वैसे के वैसे ही रखना है। 3 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा 0 की वैल्यू आप लोगों को मिल गई। देन गिवन में ऑलरेडी आप लोगों को रिवॉल्यूशंस दिए हुए हैं, कैपिटल N की वैल्यू 21 दिया हुआ है आप लोगों को प्रॉब्लम में। वही वैल्यू आप लोग थीटा के फॉर्मूला में पुटअप करोगे। थीटा यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जो कि 2 पाई n से फॉर्मूला लेते हैं हम लोग। 2 पाई n, इस फॉर्मूला में आप लोग कैपिटल N की वैल्यू पुटअप करोगे, दैट इज़ 21 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। 21 इंटू 2 42, और पाई आप लोगों का कांस्टेंट वैसे के वैसे रहेगा, इसलिए 42 पाई रेडियन, ये आप लोगों का थीटा की वैल्यू मिली। अभी अगर हम लोग फैन स्टॉप होता है तब एंगुलर वेलोसिटी कंसिडर करते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी व्हेन फैन स्टॉप्स दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा इक्वल्स टू 0। नाउ फ्रॉम काइनेमेटिकल इक्वेशंस अगर हम लोग देखते हैं तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस से अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा माइनस ओमेगा 0 डिवाइडेड बाय टी दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। ये जो वैल्यूज़ है या तो फिर ये जो फॉर्मूला है, इसमें आप लोगों को वैल्यूज़ पुटअप करना है, जैसे कि ओमेगा की वैल्यू 0, ओमेगा 0 की वैल्यू 3 पाई, टी वैसे के वैसे रखा है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 पुटअप की हुए, मतलब 0 का स्क्वायर भी 0 ही रहेगा। देन ओमेगा 0 की वैल्यू है 3 पाई होल ब्रैकेट स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय आप लोगों का 2 थीटा है, मतलब 2 इंटू थीटा की वैल्यू है 42 पाई। अभी जो मैंने कैंसलेशन किया हुआ है वो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर नेगेटिव साइन दोनों साइड में है, इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देन पाई दोनों साइड में है, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी ये जो पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई, इसमें से एक पाई जाएगा और ऊपर का स्क्वायर का एक पाई जाएगा। देन राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों में भी पाई की वैल्यू है, तो दोनों भी पाई आप लोगों के कैंसिल आउट होंगे। तो क्या बचेगा सिर्फ कैलकुलेशन में, तो 3 डिवाइडेड बाय टी दैट इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 84। अभी हम लोगों को t की वैल्यू निकालनी है, इसलिए t इक्वल्स टू 3 इंटू 84 डिवाइडेड बाय 9। आप इसका कैलकुलेशन अगर करते हो तो आपको t की वैल्यू मिलेगी 28 सेकेंड, जो कि आप लोगों को कैलकुलेट करनी थी प्रॉब्लम में।
So in this way we get our value of t, that is calculate the time taken by it to stop, assuming that the frictional torque is constant. मतलब फ्रिक्शनल टॉर्क कांस्टेंट रहेगा तब आप लोगों को कितना टाइम लगेगा वो आप लोगों को कैलकुलेट करना था, जो कि हम लोगों ने किया है t = 28 सेकेंड्स। गाइज यहाँ पर 28 सेकेंड, सेकेंड इज़ अ यूनिट ऑफ द टाइम। यहाँ पर जो भी आप लोग कैलकुलेशंस करते हो उसके लास्ट में आंसर लिखते वक्त आप लोगों को यूनिट देना भूलना नहीं है।